वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग अपना एंथ्रोपोलॉजी का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एट संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी में ये एक वो ऑप्शनल है जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग माना जाता है। तो इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, प्लस इसका जो सिलेबस है वो स्ट्रक्चर्ड है काफ़ी। तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर्ड सिलेबस टू एंथ्रोपोलॉजी, और इसी वजह से यहाँ पे इट बिकम्स अ वेरी it is very easy to make a strategy कि how you are going to proceed and किस तरह से हमें एड्रेस करना है। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में वो भी हमारे को मदद मिल जाती है। तीसरी अगर बात किया जाए तो इट इज़ समथिंग दैट हैज़ वेरी मच टू डू विद आवर सोशल के सब्जेक्ट्स, जैसे कि अगेन हमारा GS2 में जो सोशल, GS1 में हमारा जो सोसाइटी से रिलेटेड है, GS3 में जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है तो उसमें अगेन एंथ्रोपोलॉजी ऐसे राइटिंग में हम लोगों को मदद करता है। तो यहाँ पे हम एक तरह से होलसम हमारा ये सब्जेक्ट कवर होता हुआ हमको दिखता है। तो आज अगर हम लोग बात करेंगे तो हम एक टॉपिक उठाने वाले हैं एंड दैट इज़ विलेज स्टडीज़। सीधा टॉपिक से शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे इट इज़ द सब्जेक्ट का टॉपिक्स दैट मैटर्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन हम क्यों कर रहे हैं। सीधा हम आ जाते हैं विलेज स्टडीज़ पे। तो अगर मैं विलेज स्टडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंडियन सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी ये एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट को हमेशा से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती आई है, क्योंकि सिविलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी का काफ़ी एक तरह से लेना देना है। क्योंकि हम लोगों का जो इथॉस है, हम लोगों का जिस तरह से सोसाइटी बना है वो इटसेल्फ इट्स रूटेड इन सिविलाइजेशन का आइडिया। या आप बात कर लीजिए इंडिया एज अ नेशन स्टेट की, तो अगेन इट इज़ वेरी मच रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। तो इंडिया एज अ नेशन स्टेट इज़ वेरी मच रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर ब्रॉड सेंस में कि किस तरह से सोसाइटी होती है, क्या उसका नेचर होता है। तो ये एक वो एस्पेक्ट होता है जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है, क्योंकि हम किसी भी सोसाइटी को उसी तरह से उसके सिविलाइजेशनल इथॉस के से ही ट्रेस करेंगे। बट फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि कलोनियलिज्म आता है, जब कलोनियलिज्म आता है या फिर मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस आते हैं, मॉडर्न इंस्टीट्यूशनैलिटीज़, तो काफ़ी चेंजेस इंड्यूस होते हैं सोसाइटी में। तो वहाँ पे हम लोग उस चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से अगर हम देखें सिविलाइजेशनल इथॉस में चेंजेस आए हैं, क्या रजिस्टर हो रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए विलेज स्टडीज़ जो होती हैं, तो विलेज स्टडीज़ जो होती हैं वो सीधा सीधा लिंक्ड हो जाती हैं किससे, द आइडिया ऑफ कल्चर जैसा कि वो एग्जिस्ट करता है, एज इट एग्जिस्ट्स। हम लोग इस तरह से मतलब कंपार्टमेंटलाइज कर ही नहीं सकते कल्चर और विलेज स्टडीज़ को। हम लोगों को इसको एक तरह से सिंक्रोनी में ही पढ़ना होगा, और वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो विलेज सोसाइटी और कल्चर का, तो ये जो है आपस में बिल्कुल लिंक्ड कंसेप्ट है। तो इंडिया का अगर हम आज भी बात करें तो इंडिया स्टिल लिव्स इन इट्स विलेजेस, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है तो मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारा अभी भी वो विलेज ओरिएंटेड है। तो इसीलिए विलेज स्टडीज़ को पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब विलेज है तो अगेन ये लोग डिपेंड किस पे कर रहे हैं, तो ये लोग डिपेंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे। तभी तो हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ एग्रीकल्चर सोसाइटी, राइट। तो एग्रीकल्चर पे या फिर उससे रिलेटेड प्रोफेशंस में, अब जैसे देखा जाए तो हम न्यू साइंसेस की वजह से हॉर्टिकल्चर और ये सब वजह से हो गया, तो फिशरीज इन सब में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। बट द आइडिया इज़, द कोर इज़ कि एग्रीकल्चर स्टिल रिमीन्स, मतलब एग्रीकल्चर की से रिलेटेड फील्ड से तो एग्रीकल्चर रिमीन्स द बिगेस्ट एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट। तो अगर हम विलेज को अगर बात करेंगे, विलेज स्टडीज़ की बात करेंगे, तो इसको सोशल, तो विलेज को हम कैसे देखेंगे, तो विलेज एक सोशल, इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल यूनिट है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसी एंगल से ही हम लोग बात करेंगे। विलेज एक सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट है, यानी कि इन सब टर्म्स में हमको देखना होगा। और ये सब को समझने के लिए इस तरह से हम यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो रिलेटेड हो जाता है किस आइडिया से, विद द आइडिया ऑफ कास्ट। तो कास्ट सिस्टम जो हमारे को दिखता है सोसाइटी में, तो वहाँ से भी ये सारा एक तरह से रिलेटेड है। तो इट
इज समथिंग, एंड दैट इज़ वाई द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी अगर हमें समझना हो तो हम अपने विलेज को अगर समझ लेंगे तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी भी समझ में आ जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए कि किस तरह से कास्ट सिस्टम है या फिर क्या इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन द मेन स्ट्रीम एंड पेरीफेरी, बिटवीन मेन स्ट्रीम एंड पेरीफेरी, ये सब हम लोग बात करेंगे। और उसके अलावा हम लोग बात क्या करेंगे, पंचायती राज सिस्टम कैसा है। पंचायती राज सिस्टम, क्योंकि जो विलेज है हमारा वो इट इज़ रूटेड इन पंचायती राज सिस्टम, दैट इज़ व्हाट इज़ बिन द आइडिया ना, जो हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, यानी 73rd और 74th अमेंडमेंट से हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है उसके बाद से हम देखा जाए तो पंचायती राज सिस्टम itself has become a very important element and part of our village economy, तो वो हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं सीधा किस आइडिया पे, तो कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करें तो जो कॉलोनियल पीरियड रहा है इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। मतलब आप कोई भी स्फेयर ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए, इकोनॉमिक ले लीजिए, सोसाइटी का ले लीजिए, तो हमारे जो चेंजेस हमारे को बहुत सारा दिखता है। इसी से लिंक्ड है द आइडियाज़ की किस तरह से, जैसे एक फैक्टर चेंज का क्या हो गया, कॉलोनियल पीरियड। दूसरा फैक्टर क्या जो हो गया चेंज का, तो अर्बनिज़म, जो अर्बनाइजेशन हम लोग बात कर रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन एंड राइज ऑफ सिटीज़ हमको जो देखने को मिला है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें दिखती है दूसरी, जिसकी वजह से अगेन अब रूरल पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरीके से चेंजेस काफ़ी आते रहे हैं। तो अगेन कॉलोनियल पीरियड में वेस्टर्नाइजेशन आ गया, फिर हम लोगों ने अर्बनाइजेशन देखा, ग्लोबलाइजेशन देखा, तो काफ़ी जो हमारा लैंडस्केप है, सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप है, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। इसीलिए जो विलेज की स्टडीज़ हैं, तो सेंट्रलिटी अगर हम देखा जाए तो विलेज स्टडीज़ की तो वो हमको कैसे दिखती है कि यहाँ पे काफ़ी विलेज स्टडीज़ का काफ़ी एम्फेसिस राइज होता है, जिस तरह से वो हमको दिखता है 1950s में एंड 1960s में। तो इस वक्त जो फोकस था विलेज स्टडीज़ पे वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बैकड्रॉप में हम ये सब भी इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे और यहाँ पे बात करेंगे कि 1950s और 60s में क्यों विलेज स्टडीज़ पे एम्फेसिस शुरू हुआ है। अब हम अगर इंडियन विलेज की बात करें, इंडियन विलेज, तो इससे रिलेटेड जो है काफ़ी मिथ्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मिथ्स, ठीक है, काफ़ी मतलब कि ऐसी धारणाएं एग्जिस्ट करती हैं कि क्या कि विलेज ऐसा होता है, तो ये है, तो ये है। तो आइए हम उससे रिलेटेड भी बात करें। तो इंडिया की जो विलेज की स्टडी है वो हम लोग एक तरह से कहाँ, मतलब एंटीक्विटी में अगर हम चले जाएं एकदम की, जहाँ मतलब कि वेदास के समय में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी हमको दिखता है कि विलेज का एग्जिस्टेंस होता है। तो अर्थशास्त्र का अगर हम पर्टिकुलर में रेफरेंस लें, अर्थशास्त्र का, ठीक है, जो हमें आए को इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन होता था, क्या होता था, मतलब कि टेरिटरी का किस तरह से क्लासिफिकेशन होता था, किंग का क्या ड्यूटी होता था टूवर्ड्स विलेजेस, तो ये सब हमको देखने को मिलता है। तो चाणक्य भी इसमें ये बात करते हैं। अगर हम मेडिवल टाइम्स की बात करें तो अल बरूनी की एक किताब है जिसका नाम है किताब अल हिंद, किताब अल हिंद। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अगर हमारे को क्या बात की गई है कि कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस कैसे होते थे विलेजेस में। तो ये हमको देखने को मिलता था। तो अल बरूनी की किताब अल हिंद, तो यहाँ पे ये रेफरेंस हो गया कि कास्ट बेस्ड। अब ये हमारा जैसे ये पढ़ता हम इसको एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स में, पर आप किसी भी पेपर से कनेक्ट करिए, हिस्ट्री में अगर आप देखा जाए या पीटी में भी आपके पास आ सकता है, ये स्टेटमेंट बन के आ सकती है प्रीलिम्स में भी कि अल बरूनी की किताब अल हिंद में क्या, एक तो पहले तो हमें किताब पता होना चाहिए कि ये इनका है, सेकेंड चीज़ 11th सेंचुरी में ये रूटेड थे, तो 11th सेंचुरी का टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए, और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन की बात इन्होंने की है, तो इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लिखी है, तो दैट इज़ देयर। इसके बाद अगर हम ट्रेस करें तो कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में कि उसमें भी हमें एक कैटेगरी ऑफ विलेज की इन्होंने बात की है। तो कॉलोनियल लिस्ट के लिए भी हमारा जो विलेज का स्टडी है वो काफ़ी, क्योंकि रूल कैसे करोगे जब आप पॉपुलेशन पे ही पॉपुलेशन को अपना कर सकते हो या पॉपुलेशन की साइकोलॉजी को समझ रहे हो, इसीलिए उनको विलेज की साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो किस तरीके से जो विलेज है वो एक यूनिट है, तो विलेज एज अ यूनिट
हम लोग देखेंगे कि एक यूनिट या एंटिटी कैसे अपने आप में है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स होते हैं जैसे कि जेम्स मिल, तो अगेन जो यूटिलिटेरियन स्कूल से एसोसिएटेड है, या फिर चार्ल्स मेटकाल्फ, इनका नाम आपने सुना ही होगा अपनी हिस्ट्री में भी, तो चार्ल्स मेटकाल्फ, इनकी बात करें तो इन लोगों ने भी अपना हमारा विलेज का आइडिया कैसे दिया कि इंडिया के जो विलेजेस हैं वो क्या है, एक एज विलेज एज कम्युनिटी, विलेज एज कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया। तो कम्युनिटी एस्पेक्ट को इन्होंने एम्फेसाइज किया। तो मेटकाफ ने 1810 में बात किया कि जो इंडियन विलेजेस कम्युनिटीज़ हैं वो एक तरह से लिटिल रिपब्लिक्स हैं। उन्होंने क्या कहा, मेटकाफ के शब्द हैं ये कि लिटिल रिपब्लिक्स हैं, little republics having nearly everything that they wanted within themselves and almost independent of foreign relations। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कैसे जो विलेजेस हैं वो अपने आप में एक लिटिल रिपब्लिक्स हैं, अपना मतलब कि पूरा उनका एक खुद का पूरा सिस्टम चल रहा है। डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी टम्बल डाउन, रेवोल्यूशन सक्सीडेड रेवोल्यूशन, बट द विलेज कम्युनिटी रिमेन द सेम एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा कोट है हमारे विलेज स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सिमिलरली थॉमस मुनरो ने भी बात किया और उन्होंने क्या कहा, विलेज को मिनी रिपब्लिक्स। तो ये भी सेम ही एक तरह से आइडिया बन जाता है, तो मिनी रिपब्लिक्स। तो यही हमको दिखता है कि किस तरह से यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हैं, वो भी हमें बता रहे हैं कि क्या होता है। सो दैट इज़ देयर एंड यस, यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास रोकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको कंटिन्यू करेंगे विलेज स्टडीज़ को पूरा कि किस तरह से चेंजेस हैं। यहाँ पे हमने कुछ कोर्स लिखे हैं, रिपब्लिक्स की बात किया है और किस तरह से अर्बनाइजेशन और इस तरह के फैक्टर्स हैं, कास्ट सिस्टम कैसे था, तो ये सब हम लोगों ने बात कर ली है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।